नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीके बाई विनोद सर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु के संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, क्लास के अंत तक जरूर आएँ। और विशेष रूप से रीट और सेकंड ग्रेड की मुख्य परीक्षा को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी समस्त परीक्षाओं में जलवायु पूछी जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैंने इनको खंडों में बांट लिया कि हमें से किस तरह अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जानना है कि जलवायु क्या है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलवायु का वर्गीकरण किस तरह किया गया है और जलवायु ऋतु वर्गीकरण किस तरह किया गया है, तथा अन्य फैक्ट ये सब जानेंगे। अन्य बिंदुओं में जैसे ऋतुओं के हिसाब से सब वो जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यह है जलवायु। क्या है जलवायु? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है कि जलवायु होती क्या है। देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ये चारों तरफ वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल की परतें हैं। ये वायुमंडल है पीले कलर में, और वायुमंडल में जो घटनाएं घटती हैं, अगर वो घटनाएं अल्पकालीन हैं, कम समय के लिए घट रही हैं, तो वो मौसम कहलाएगा। और अगर ये घटनाएं काफ़ी लंबे समय तक स्थिर रहती हैं, तो दीर्घकालीन जो परिवर्तन है वो जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु। जैसे आप उदाहरण सुनिए, आपने एक फिल्म का गाना सुना होगा ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो जो मौसम है वो अल्पकालीन परिवर्तन है, बहुत जल्द बदल जाता है। क्लियर है? हाँ। तो जलवायु क्या है, तो इसको मैंने यहाँ लिखा है बहुत अच्छे से, और फुल PDF मिलेगा इसका। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और पूरा कोर्स, पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, सारे कोर्स रीट और सेकंड ग्रेड संबंधित आपको टेलीग्राम चैनल पर इनके PDF मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जानना इसको। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहते हैं। तो दीर्घकालीन घटनाओं की बात कर रहा है, तो दीर्घकालीन घटना क्या आएंगी? जलवायु। जलवायु का निर्धारण 30 वर्ष की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर निकाला जाता है। तो यह 30 वर्ष, ध्यान रखें कितने वर्ष है? 30 वर्ष। इसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए कितना है, 30 वर्ष है। और पेपर में कई बार पूछ लिया जाए, अगर इस तरह दिया है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, तो इसका 30 से 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 से 35। हालांकि इस तरह देंगे नहीं आपको, 30 दे रखा है किताबों में भी सब तरह से, तो 30 है। 30 वर्ष का वो लगाया जाता है औसतन, और फिर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। और भारत में इसका निर्धारण 50 से 55 वर्ष के इर्द गिर्द में लगाया जाता है। तो अभी भारत नहीं पढ़ रहे हैं हम, राजस्थान पढ़ रहे हैं। ये देखिए आगे देखेंगे राजस्थान की जलवायु। तो अब ये पता करेंगे, पहले हमने जाना कि जलवायु क्या है और फिर जानेंगे जलवायु कैसी है। तो जलवायु कैसी है? तो जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। राजस्थान की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। देखिए यहाँ एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र के माध्यम से आप समझने की कोशिश करो। देखिए मैं आपको इधर समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए, इसे मैं हटा देता हूँ पहले। देखिए अब देखिए आप, ये लीजिए, देखिए ये मान लीजिए एक ग्लोब है। ग्लोब है, देखिए ये क्या है? ग्लोब है। और इस ग्लोब में जो बीचों बीच रेखा खींची गई है वह है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। और यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। इसके ऊपर वाली जो पेटी है जिसे 23.5 बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे है वो दक्षिणी अक्षांश है 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद में उष्ण के बाद में उपोष्ण आता है। उपोष्ण वायुदाब की पेटी सुना ना आपने? हाँ, तो उपोष्ण। तो ये हमारा जो राजस्थान है, ये कर्क रेखा का जरा सा हिस्सा आ रहा, इसके भी ऊपर है। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसके भी ऊपर है, तो इसलिए हम क्या है, उपोष्ण क्षेत्र में आते हैं 100%। तो इसे जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे समझाया गया है चित्र के माध्यम से, देखिए जरा। यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और इसके बाद में उपोष्ण क्षेत्र है। तो हम कहाँ पर स्थित हैं? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है हमारे यहाँ की। क्लियर? अब देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स। तो सागर तट से दूरी, अब इसे हम समुद्र तल से दूरी भी लिख सकते हैं। सागर तट यानी समुद्र तल से दूरी। तो समुद्र तल से दूरी किस प्रकार प्रभावित करती जलवायु को, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए जरा,
देखिए इसे लिखते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, कारक हैं, सागर तट से दूरी, तो इसे हम समुद्र तल से दूरी भी कह सकते हैं। तो किस प्रकार से जलवायु को समुद्र तट प्रभावित करता है वो देखिए एक बार, इसे एक चित्र के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको, जानिए। देखिए मान लीजिए ये अपना तटीय भारत का तटीय क्षेत्र है, क्लियर, ये वाला ये तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र है तो इधर क्या है, पानी है, ये पानी है सारा, जल है, जल। और यहाँ क्या है, सूखा है, ये स्थल भाग है, ये वाला ये स्थल भाग है टोटल, यानी यहाँ भूमि है। आप लोग देखिए जल की जो प्रकृति होती है ना, जल की प्रकृति है देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है जल। जल की प्रकृति कैसी है, देरी से गर्म और देरी से ठंडा, इसलिए यहाँ पर समजलवायु पाई जाती है। और अगर बात कर लेते हैं इस क्षेत्र की, स्थल भूभाग की, तो स्थल भूभाग जल्द गर्म होता है और जल्द ठंडा होता है, ये इसकी प्रकृति है। कई बार पेपर में पूछ जाता है कि जल की प्रकृति कैसी है, कि जल की प्रकृति है देरी से गर्म होना और देरी से ठंडा होना, जबकि स्थल भाग की प्रकृति है जल्द गर्म होना और जल्द ठंडा होना। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है इसको अच्छे से, देरी से गर्म होना और देरी से ठंडा होना जल की प्रकृति है, इसलिए यहाँ पे समजलवायु पाई जाती है। और जो स्थल भूभाग है, जो यहाँ पर ये चित्र बनाया है आपको, तो यहाँ पे क्या है, जल्द गर्म और जल्द ठंडा, इसलिए यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, विषम प्रकार की। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु विषम प्रकार की जलवायु है। समझ गए ना। अब देखिए आगे, अब इसमें लिखा मैंने दोबारा से इस बिंदु को यहाँ पे लिखा है, इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा। सागर तट से जो दूरी है, तटीय व जलीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है, जबकि स्थलीय क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, विषम। और समुद्र तल के आसपास कैसी पाई जाती है, सम जलवायु। तो सागर तट से ऊंचाई, तो ये भी एक फैक्ट है कि समुद्र तल से हम जितने, सागर तल कह लीजिए, समुद्र तल कह लीजिए, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। तो वो कमी कितनी आएगी, पूछा जाता है पेपर में, कि पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, जिसका मान है 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस। 6.5 डिग्री, 6.5 देखो, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। अर्थात 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। तो आप लोगों को पता होगा राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थान है माउंट आबू। जो माउंट आबू है ये सबसे ऊंचा है। अगर यहाँ बात करें कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो 1000 यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी दर्ज की जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना किया जाता है। अब देखिए जल व स्थल की प्रकृति, अभी हमने समझ लिया जल व स्थल की प्रकृति को। तो जल और स्थल भी निश्चित रूप से प्रभावित करता है। एक तो समुद्र तल से दूरी, उसमें पढ़ा था वो फैक्ट हमने, और इसमें देखिए जल व स्थल की प्रकृति, तो हमने पहले ही बताया था, सामान्यतः जल देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है, समजलवायु पाई जाती है। और स्थल भाग अचानक से गर्म और अचानक से ठंडा होता है, इसलिए से यहाँ पर विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जाए कि जलीय इलाकों में कैसी जलवायु पाई जाती है और स्थल भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। देखिए अरावली पर्वतों, या देखिए अरावली कह लीजिए, राजस्थान में तो सिर्फ अरावली, इसलिए यहाँ अरावली लिखा गया है। वैसे पूछा जाता है कि पर्वतों से की स्थिति, कि पर्वतों क्या पर्वत जलवायु को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल डेफिनेट प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऊंची पर्वत श्रेणियों से मानसून टकराते हैं और वर्षा करते हैं। तो जरा देखना इसको अच्छे से। पर्वतों की स्थिति में देखिए, पर्वतों की स्थिति में मानसून प्रभावित करती है, बिल्कुल करते हैं ना। अरावली मानसून शाखा यानी अरब सागर के समानांतर होने के कारण अधिक वर्षा नहीं करा पाती। उदाहरण देखिए, उदाहरण मिल गया आपको। जैसे देखिए ये क्या है, राजस्थान का मैप है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। इधर देखिए, इधर देखिए, ये क्या है, राजस्थान का मैप है। अगर हम यहाँ पे अरावली पर्वतमाला को निकाल देते हैं, जरा देखना एक बार थोड़ा सा। ये देखिए ये क्या है, अरावली पर्वतमाला है, ये वाली, ये अरावली पर्वतमाला हो गई। और इधर क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर। अगर यहाँ से मानसून आएंगे तो वो इसके क्या है, समानांतर निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे, समानांतर, इस तरह से। देखिए कलर चेंज करता हूँ मैं। देखिए इस तरह से इसके समानांतर होकर के क्या है, निकल जाएंगे। तो इनसे क्या है, टकराएंगे नहीं तो क्या नहीं है, वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा नहीं हो तो सीधी सी बात है, पर्वत भी जलवायु को प्रभावित करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी।
क्या है साथियों, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। देखो मैं इधर बंगाल की खाड़ी दिखा देता हूँ आपको। ये जो ये वाइट सा कलर हो रहा है, देखिए ये नीला सा, देखिए ये वाला, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अगर बंगाल की खाड़ी से मानसून जाएंगे, अगर बंगाल की खाड़ी से मानसून जाएंगे तो निश्चित रूप से देखिए इधर से जा रहे हैं मानसून, जाएंगे इधर से, तो इससे क्या है, टकराएंगे। क्या करेंगे, टकराएंगे इससे, और टकराने के बाद में क्या है, फिर बरसात करेंगे। तो इस तरह से इसे टकराएंगे और टकराने के बाद क्या है, बरसात करेंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इनसे ही होती है, यानी जो अरावली से उठने वाले जो मानसून है यहाँ से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है राजस्थान। तो क्लियर है। हाँ, तो पता लगा हुआ कि पर्वत भी बहुत अपने आप में एक इफेक्टिव क्षेत्र है। उच्च वायुमंडलीय पवन संरचना, तो उच्च जो वायुमंडलीय जो पवन संरचना है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। किस प्रकार करती है, देखिए उच्च वायुमंडलीय पवन संरचना में केवल जेट स्ट्रीम, किसको, केवल जेट स्ट्रीम को शामिल किया जाता है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय मानसून या जलवायु को प्रभावित कौन सी पवन करती है, तो उसका नाम है जेट स्ट्रीम। क्या है, जेट स्ट्रीम। ओके, अब आप आगे देखिए राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण। अगर राजस्थान में जलवायु के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो वर्गीकरण किया गया है दो रूपों में। एक किया गया है सामान्य रूप से, सामान्य रूप में, देखिए सामान्य रूप में, और एक किया गया व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो सामान्य रूप से जो वर्गीकरण किया गया है वो तो है 5 प्रकार से, और उसका आधार माना गया वर्षा। क्या माना गया है, वर्षा माना गया है। और व्यक्तिगत जो वर्गीकरण है वो किया गया 3 व्यक्तियों के द्वारा। 3 व्यक्ति कौन कौन है, नंबर 1 फर्स्ट में है कोपेन महोदय, ट्रावार्था और थॉर्नवेंट। इन तीनों में से किसी न किसी का वर्गीकरण हर बार पेपर में आता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कोपेन महोदय। तो ध्यान रखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और देखिए एक बार इसके वर्गीकरण के संबंध में एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। क्लियर क्या करना है कि जो सामान्य वर्गीकरण है वो तो 5 प्रकार से किया गया है कि सामान्य रूप से जो राजस्थान की जो जलवायु है उसे 5 भागों में बांटा गया है। आपने पहले पढ़ा भी है, मैंने भौतिक प्रदेशों में बताया है कि राजस्थान को भौतिक भागों में 5 यानी भौतिक प्रदेशों के हिसाब से 4 भागों में और जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। पढ़ाना है सबने, इसलिए यहाँ पे इसका बहुत तुच्छ रूप से वर्णन किया जा रहा है। और जो व्यक्तिगत जो वर्गीकरण है वो किया गया 3 व्यक्तियों द्वारा, कोपेन, ट्रावार्थ और थॉर्नवेंट। कोई सा भी व्यक्ति पूछे, इन्होंने तीनों ने 4-4 भागों में बांटा है राजस्थान की जलवायु को। वो किस तरह बांटा है वो हम जानेंगे। देखिए सामान्य वर्गीकरण, जो सामान्य वर्गीकरण है वो इधर देखिए, जो सामान्य वर्गीकरण है वो किया गया है 5 भागों में। अभी मैंने बात की ना 5, तो सामान्य वर्गीकरण 5 भागों में। देखिए ये राजस्थान का मैप बना हुआ है, इधर थोड़ा सा इधर झांकिए, इधर झांकिए, इधर क्या है, राजस्थान का मैप बना हुआ है ये वाला। देखिए इसमें क्या है, ये दिखाया गया है इनके 5 प्रदेश बांटे गए हैं। 5 प्रदेश इस तरह बांट लिए, ये तो शुष्क प्रदेश है। इसके बाद में ये क्या है, ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, ये वाला जो बीच में बच गया है। और ये जो हमने अभी खींची लाइन ये हो गई है अरावली पर्वतमाला। और इसके बाद में देखिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए तो ये क्या है, जो ये वाला क्षेत्र जो ये है हाड़ौती क्षेत्र जो इधर वाला है, और ये जो बचा हुआ है, और ये है मैदानी प्रदेश। तो कुल मिलाकर के जो शुष्क प्रदेश है, शुष्क यानी जो पश्चिमी रेगिस्तान है, यानी जो अरावली के जो पश्चिम में जो स्थित इलाका है उसको 2 पार्टों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। ध्यान रखें इस बात को, पहले ही बताया था मैंने आपको, शुष्क और अर्धशुष्क में बांटा गया है। जबकि अरावली को उप आर्द्र और जो मैदानी प्रदेश है उसे आर्द्र रूप में बांटा गया है, और हाड़ौती को बांटा अति आर्द्र में। कैसे बांटा गया है, अति आर्द्र में। इसे देख लीजिए आराम से, दिख रहा है आपको ये चित्र, देखिए चित्र देख लीजिए, इधर शुष्क है, इधर अर्धशुष्क है, और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश उसे उप आर्द्र और आर्द्र बोला जाता है मैदानी प्रदेशों को, और अति आर्द्र बोला जाता है जो सामान्य वर्गीकरण में वो बोला जाता है जो हाड़ौती प्रदेश है। और इस हाड़ौती प्रदेश में झालावाड़ के नीचे डूंगर यानी जो बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ वगैरह क्षेत्र हैं ये भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये वर्गीकरण है इस प्रकार से। देखिए जो जलवायु का जो वर्गीकरण है, और ये क्या है, इसका आधार माना गया वर्षा। जो सामान्य वर्गीकरण उसका आधार क्या माना गया, वर्षा। क्या माना गया साथियों, वर्षा माना गया है। और इसका आधार क्या, और बाकी लोगों ने अपना अलग अलग आधार माना है। तो देखिए शुष्क जो जलवायु है, यहाँ पर जो शुष्क जलवायु है यहाँ पर वर्षा का औसतन माप बताया है 0 से 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर होती है, डिग्री में तापमान होता है। जो शुष्क जलवायु है वो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। कहाँ पर, ये जलवायु के रूप में बांटा गया है इसको।
तो ये है शुष्क जलवायु। और अर्ध शुष्क जलवायु जो है ये क्या है, 20 से 40 है। इसमें 20 बढ़ते आएंगे अंतिम को छोड़ करके। तो अगर इसे हम इस तरह देखें तो ये पूरा की पूरा मरुस्थल है, और मरुस्थल को दो पार्टों में बांटा गया है। एक बांटा गया है शुष्क जलवायु, एक अर्ध शुष्क जलवायु, और एक है उप आर्द्र जलवायु। जो उप आर्द्र जलवायु इसका 40 से 60 20 बढ़ रहे हैं ना, और ये उपाद्र है। अभी मैंने बताया था कि ये उपाद्र, जो उपाद्र है ये क्षेत्र है अरावली वाला क्षेत्र। इधर मैंने मैपिंग करके बताया, बहुत शॉर्ट माध्यम से देख लो इसको, ज़्यादा खास नहीं है इसमें। और आर्द्र जलवायु है, आर्द्र माना गया इसको मैदानी भाग को, और यहाँ 80 यानी 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये पूर्वी मैदानी भाग सम्मिलित किया गया है इसमें। और अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, यह 80 से 120 है, जबकि 80 से 100 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 20 की वजह 40 बढ़ाए गए हैं। और ये क्षेत्र आता है हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इसको शामिल किया गया है ये वाला क्षेत्र। तो क्लियर है। तो इस तरह से हम इसका मैप कर लेंगे, अंदाजा लगाएंगे और इसमें जांच लेंगे। अब देखिए, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा दोहरा दूँ इस बात को, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए, जो शुष्क जलवायु इसका प्रमुख केंद्र माना गया गंगानगर, और अर्ध शुष्क जो है इसका माना गया नागौर, इसका गंगानगर, इसका नागौर, और उप आर्द्र का माना गया है अरावली क्षेत्रों में, तो ये माना गया है अजमेर। और जो आर्द्र जलवायु इसका माना गया है जयपुर, और अति आर्द्र जो क्षेत्र है इसे झालावाड़ माना गया है। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु। आगे देखिए, अब देखेंगे हम व्यक्तिगत जलवायु का वर्गीकरण। अगर व्यक्तिगत जलवायु का वर्गीकरण देखते हैं अपन, तो ये सेकंड नंबर हो गया। सामान्य वर्गीकरण 5 रुपये में किया गया है, और जो व्यक्तिगत रूप से किया गया है वो 3 व्यक्तियों ने किया है, कोपेन, ट्रावार्था और थॉर्वेंट। इसे थार्नवेंट भी लिख सकते हैं, थॉर्नवेंट भी लिख सकते हैं। तो दोनों ने इस चीज़ को ध्यान रखा, 3 लोगों ने 4 प्रकार, 4 प्रकार और 4 प्रकार, तीनों ने 4-4 प्रकारों में बांटा है। लेकिन इन्होंने जो अपना माध्यम माना है वो थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है। डिफरेंट क्या है जरा देखना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपसे पूछा जाए कि कोपेन महोदय ने जो अपनी जलवायु वर्गीकरण का जो आधार माना है वो क्या माना है, तो वो माना है वनस्पति। क्या माना है? वनस्पति। उसके साथ में वर्षा और तापमान को भी इसने अपने साथ लिया है, लेकिन मुख्य क्या माना गया है? वनस्पति। ये तो है मुख्य, क्योंकि वनस्पति विज्ञान के ही व्यक्ति हैं, वनस्पति विज्ञान के वो बने जाते हैं शास्त्री। तो ये क्या है? मुख्य है ये वनस्पति। हालांकि वर्षा और तापमान को भी सम्मिलित किया गया है। अगर पेपर में पूछा जाए कि कोपेन महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में आधार माना है वनस्पति का, वर्षा का, तापमान का, उपरोक्त सभी, तो हो जाएगा सभी उत्तर। अगर वो इस तरह से कह रहा है कि इनमें से कौन सा माना गया है और उपरोक्त सभी वाला आंसर नहीं है, तो इसमें से फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें एक तापमान देने के बाद में कुछ और भी वास्तविकरण दे देगा, तो 100% आपका वनस्पति उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब है ट्रावार्था। जो ट्रावार्था है ना, इसने वनस्पति के बाद में वर्षा माना है, तो ये इसके शिष्य माने गए हैं ट्रीवार्था, कोपेन के। तो बताया जाता है कि कोपेन के जो शिष्य थे ट्रीवार्था, और उसने क्या है? वर्षा को आधार माना। किसको माना है? वर्षा को। और थॉर्मेंट जो है ये प्रकार है, ये 4 प्रकार से बांटा इन्होंने, और इन्होंने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, इन तीनों को रखा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, अगर व्यक्तिगत रूप से इसका डिफाइन आएगा। 100% जलवायु से प्रश्न तो आना ही आना है। अब वो ज़्यादा सरल है कठिन है, वो आपके उस पर डिपेंड करता है, नसीब पर। अब देखेंगे हम कोपेन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? कोपेन महोदय का वर्गीकरण। कोपेन का जो वर्गीकरण है, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, और इन्होंने जो जिसका आधार माना है वनस्पति, वर्षा और तापमान, जिसमें मुख्य क्या माना गया है? वनस्पति। ध्यान रखें, वनस्पति मुख्य माना गया है इसका। अब देखिए जो कोपेन महोदय हैं इनके गुरु हुए थे। कोपेन महोदय के गुरु ने पूरे विश्व की जलवायु का क्या है? वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने इस तरह से इसका विभाजन किया था। जो ये है, इसका जो विभाजन है वो इनके गुरु के द्वारा किया गया था। इसी आधार पर क्रमांक ABCDE अल्फ़ाबेट के हिसाब से, इसी हिसाब से इन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो आप अच्छे समझें तो देखिए, जहाँ पर जो ये बीच वाली रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। आपको पता है कि यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? शुष्क किस्म की जलवायु पाई जाती है। आपने पढ़ा है भूमध्य रेखा पर क्या है? तापमान अधिक रहता है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो इन्होंने यहाँ पे दिया था A नंबर। क्या दिया था? A नंबर दिया था, A दिया था। इसके बाद में इसके ऊपर B दिया है, और इसके ऊपर C दिया है, उसके ऊपर D दिया है, फिर E दिया है। ये तो इनके गुरु का वर्गीकरण हो गया। लेकिन कोपेन का वर्गीकरण क्या है वो आपको देखना है। देखिए, कोपेन ने भी उसी हिसाब से माना है। जो उष्णकटिबंधीय जो इलाके हैं, जो गर्मी वाले इलाके हैं, जैसे भूमध्य रेखा है, तो इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी यहाँ पे 100%। और इसके ऊपर थोड़ी सी शुष्क पाएगी, हल्की शुष्क पाएगी। इसके बाद में C पे उपोष्ण पाएगी,
और अब इसके बाद में जो डी है और ई है, ये हिमतुल्य और टुंड्रा प्रदेश, तो ये दोनों ही हमारे यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? राजस्थान में। अगर हमारे यहाँ पे हिमतुल्य या टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती तो हमारे यहाँ के लोग हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश, गोवा और शिमला वगैरह नहीं जाते। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो हमारे यहाँ इस चीज़ के ये क्या है, डी और ई प्रकार की जलवायु नहीं है, तो राजस्थान में इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो हम मान सकते हैं कि जो कोपेन महोदय हैं उन्होंने ए, बी और सी केवल 3 डिजिटों को लिया है। अगर इससे अलग कोई उत्तर पूछा जा रहा है तो वो तो आपका गलत ही हो जाएगा ना। डी और ई तो माना ही नहीं है इसने, तो ये आपको समझना है। जरा देखना, देखिए इन्होंने क्या है कि जो ए है वो तो सिंगल शॉट है, इसको माना है इसने उष्णकटिबंधीय जलवायु, और बी को माना है शुष्क जलवायु। लेकिन बी का इन्होंने वर्गीकरण किया है, शुष्क जलवायु का वर्गीकरण 2 रूपों में किया है, तो बी डब्ल्यू और बी एस। बी डब्ल्यू, देखो ये बी डब्ल्यू और बी एस, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये बी डब्ल्यू और बी एस ये 2 माने गए हैं। इसने बी का 2 पार्ट कर लिए। फिर उसके बाद में सी है उपोष्ण जलवायु को दर्शा रहा है, उपोष्ण। तो अब आपको पता लग जाएगा, हमने पहले जलवायु के बारे में थोड़ा सा सामान्य वर्गीकरण पढ़ भी लिया है। और ए, बी और सी 3 ही है, तो एक ए सिंगल पार्ट में है, बी के 2 पार्ट कर दिए हैं, बी डब्ल्यू और एस डब्ल्यू। बी डब्ल्यू का मतलब है वो क्षेत्र जो बिल्कुल शुष्क है, जो पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल पश्चिम में आता है, जो शुष्क जो मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में अर्ध शुष्क है, तो अर्ध शुष्क में आएगा बी एस। क्लियर है? तो जो शुष्क प्रदेश है उसके 2 पार्ट किए गए हैं, उनमें से ये आता है। अब देखिए यहाँ पे इसने जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण मैप के माध्यम से लिख दिया गया है। देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान का ही है, लेकिन ये पश्चिमतम है बिल्कुल। और ये देखिए दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये वाला है, ये वाला, ये देखिए। इसके बाद में देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया, और एक क्षेत्र ये हो गया, देखिए ये वाला, ये वाला। अब देखिए इसको आराम से, तो देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं ये वाले क्षेत्र की, तो इसको क्या माना है, मैंने अभी आपको बताया था। पहले इसने ए दिया, ए को सिंगल माना है, बी को इसने क्या है 2 में बांटा है। 2 में किस तरह से बांटा है, इस तरह से, देखिए इस तरह से। तो एक में माना है बी डब्ल्यू और एक में माना है बी एस। क्या माना है, बी एस। देखिए बी एस का मतलब है, एस का मतलब होता है स्टेपी प्रकार की घास। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर छोटी छोटी जो घास पाई जाती है वो पाई जाती है इस पश्चिमी जो राजस्थान का पश्चिमतम प्रदेश को बीच में लेते हैं, तो जैसे ये नागौर वगैरह क्षेत्र हो गया, कुछ क्षेत्र जैसलमेर का हो गया, बाड़मेर का हो गया कुछ क्षेत्र, और कुछ जो जो बिल्कुल पश्चिम में है वो क्षेत्र आता है बी डब्ल्यू में। तो देखिए इसको एक बार थोड़ा सा इन्होंने क्या माना है, तो इन्होंने इस प्रकार से इसका क्या है अध्ययन किया है। देखिए जो ये वाला क्षेत्र है इसको माना है, यानी इसने बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, क्या माना है, बी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू इस प्रकार की। और जो ये है इसमें क्या है, एस और एच डब्ल्यू। तो एच डब्ल्यू तो दोनों में है, इधर भी है इधर भी है, लेकिन एस का फर्क है। जहाँ एस दिया गया है ये इन्होंने क्या मानी है, ये अर्ध शुष्क है और ये है शुष्क जलवायु। ये तो है शुष्क, ये देखो मैं फिर से लिख देता हूँ आपको, ये तो है शुष्क शुष्क और ये है अर्ध शुष्क अर्ध शुष्क, ठीक है। और ये जो है ये प्रकार की जो जलवायु है, ये जो जलवायु है ये आपको मैंने बताया था अभी, उप आर्द्र जो प्रकार की जो जलवायु है यहाँ पर पाई जाती है, और आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो देखिए एक बार मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाया था, देखिए तो यहाँ पे क्या है उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो यहाँ पे तो क्या है उष्णकटिबंधीय जलवायु जो एक क्वालिटी में आ रहे हैं, और बी क्वालिटी में आ रहे हैं, वहाँ शुष्क जलवायु पाई जाएगी, शुष्क पाई जाएगी, तो ये शुष्क हो जाएगा और ये अर्ध शुष्क हो जाएगा। और सी वाला जो है वो है उपोष्ण। तो निश्चित रूप से इसने जो अपना वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार से किया है कि ये वाला जो क्षेत्र है यानी जो पश्चिमी राजस्थान उसके 2 पार्ट हैं, शुष्क और ये अर्ध शुष्क हो गया। और जो ये वाला मैदानी प्रदेश है इसे बांटा यानी इसने सी, डब्ल्यू और जी में। और जो ये वाला क्षेत्र है ये वाला इसे बांटा इसने ए डब्ल्यू में। किसे बांटा, ए डब्ल्यू में। तो इधर जो ये क्षेत्र है ये कोट आता है, झालावाड़ आता है, और इधर आता है बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वगैरह, ठीक है। ये क्षेत्र यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पेपर में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि ए डब्ल्यू में कौन सा है। ये लीजिए ए डब्ल्यू जलवायु, देखिए ए डब्ल्यू में जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र अति आर्द्र जलवायु, वनस्पति यहाँ सवाना प्रकार की पाई जाती है। देखो
कैसी कैसी पाई जाती है यहाँ पर वनस्पति? सवाना। और सवाना कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ के आसपास में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, इधर। तो इसका विस्तार है वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हाड़ौती, झालावाड़, बारा, कोटा और आबू। ये क्षेत्र है जहाँ AW प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। तो देखिए इस जलवायु प्रदेश में वनस्पति घनत्व अधिक पाया जाता है। जो AW है यहाँ पे क्या है? वनस्पति अधिक पाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद में हमने पहले देखा, पहला फर्स्ट वाला जो पूर्व वाला है। अब हमने देख रहे हैं पश्चिम का जो शुष्क जो जलवायु है। तो ये क्या है? BW HW, ये इसके बिल्कुल विपरीत हो गई। तो ये जलवायु शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। ठीक है। यहाँ वनस्पति मृदुभूत की पाई जाएंगी और जीरोफाइट्स वो पाए जाएंगे, वृक्ष पाए जाएंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाएंगी। ये विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर और आंशिक रूप से चूरू को शामिल किया गया है इसमें। बाकी जैसलमेर, बीकानेर को इसमें सम्मिलित किया जाता है। थोड़ा बहुत गंगानगर का भाग आता है जो मरुस्थलीय भाग है। बाकी आंशिक रूप से चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ को शामिल किया गया है। आंशिक रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को, बाकी जैसलमेर और बीकानेर इसके अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाए कि BW HW में कौन सा इलाका आता है, तो ये इस तरह का प्रश्न है। अब देखिए न्यूनतम वर्षा यहाँ दिया गया है। वर्षा का मात्रा कैसा है? न्यूनतम वर्षा रहती है यहाँ, मैंने बताया था ना कि 0 से 20 डिग्री वर्षा होती है, सेल्सियस वर्षा होती है यहाँ। तो इसके बाद क्या? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और कटीली वनस्पति पाई जाती है। क्लियर है? तो ये प्रकार की थी। अब इसके बाद वाला है जो इसके दक्षिण उत्तर की पूर्व की ओर चलेंगे जैसे ना ये वाला, तो BSHW। तो ये क्या? ये जलवायु अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। तो अभी आपको चित्र बना के बताया था ना कि इस तरह से जो राजस्थान का जो मैप है, इस तरह से यहाँ पे क्या है? ये शुष्क है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? ये अर्ध शुष्क है। तो ये अर्ध शुष्क वाली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक प्रकार की घास पाई जाती है। तो अर्ध शुष्क वनस्पति जलवायु है। और यहाँ पे स्टेपी छोटी घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमने बात की थी, सेवन घास के मैदान है जो जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या बीड़ क्या है, ये इस तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं ना। अब देखिए विस्तार, लूनी बेसिन, पाली, जोधपुर और बाड़मेर। देखो दो तो इसमें बेसिन है। कौन से बेसिन शामिल हो रहे हैं? दो तो हो गए बेसिन, इधर लूनी बेसिन और शेखावाटी बेसिन। पाली, जोधपुर और बाड़मेर और जालौर ये क्षेत्र हैं। देखिए लूनी बेसिन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर उसने आपने ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी मेरी तो मैं आपको बता दूं। अपना बजाज, ठीक है। अपना बजाज से अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर ये क्षेत्र थे। तो पाली आ रहा है, जोधपुर आ रहा है, बाड़मेर आ रहा है और जालौर आ रहा है। तो ये सारे क्षेत्र क्या हैं? लूनी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ कैसी प्रकार की पाई जाती है जलवायु? वो पाई जाती है स्टेपी प्रकार की, अर्थात BSHW प्रकार की पाई जाती है, जो अर्धशुष्क क्षेत्र में गिनी जाती है। तो यहाँ लूनी का बेसिन और घग्गर का मैदान आता है। क्लियर है? देखिए कोपेन के अनुसार यह BSHW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रीड वाले और सेकंड ग्रेड वाले कान खोल कर सुन लो ध्यान से, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। कोपेन ने सबसे बड़ा वर्गीकरण बताया है। तो उसने बताया BSHW जो है, यानी जो अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश जो इसने बताया है उसका वो सबसे बड़ा बताया है इसने कि सबसे बड़ा भाग राजस्थान में अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु का है। क्लियर है? हाँ। अब देखिए आगे, अब ये एक क्षेत्र है CWG, मैंने बताया था ना पीछे CWG, जिसमें मैदानी प्रदेश को शामिल किया गया है। अब आप ऐसा अनुमान लगा लेना, CAW काऊ बनता है ना, काऊ बनता है। और देखिए या ऐसे कहेंगे गंगा तुल्य प्रदेश, जी आ रहा ना आगे, गंगा तुल्य प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? मैदानी प्रदेश हैं। तो देखिए यहाँ की जलवायु उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु है। निश्चित रूप से आपको पता लगा होगा जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ की है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो वो है उसमें क्या नाम है, शुष्क प्रदेशों में हो जाएगी। तो वनस्पति है यहाँ शुष्क मानसूनी वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। और शुष्क मानसूनी वनस्पति का मतलब आप जान रहे हैं जो पतझड़ वृक्ष हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये फैली हुई है अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, टोंक, सिरोही, उदयपुर और सवाई माधोपुर। और यहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक यहीं पर, ये मैदानी प्रदेश है। क्लियर है भाई? अब देखो आगे, ये कोपेन का वर्गीकरण हमने देख लिया पूरी तरह से। इसके बाद देखेंगे त्रिवार्था का वर्गीकरण। देखिए त्रिवार्था के वर्गीकरण को समझने के लिए कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, आप आराम से हल्के वे में समझ जाएंगे इसको। जरा कैसे?
देखिए इन्होंने सेम से माने हैं अपने, ट्रावार्था का जो वर्गीकरण है सेम माना है। राजस्थान की जलवायु को इसने 4 भागों में बांटा है, जिसका आधार वर्षा माना है। उसने माना था वनस्पति मुख्य रूप से, और इसने माना वर्षा, और ये केवल वर्षा की चर्चा करता है। और निश्चित रूप से ये मैच कर रहा है सामान्य वर्गीकरण से। जो सामान्य वर्गीकरण है वो ट्रीवार्था का वर्गीकरण है। सामान्य वर्गीकरण में भी वर्षा को माध्यम माना गया था, और ट्रीवार्था में भी वर्षा को माध्यम माना गया है। तो यहाँ पे देखिए कोपेन महोदय, ट्रीवार्था और औसत वर्षा क्या माना है इन्होंने, ये देखना है। तो देखिए एक बार, देखिए ये कोपेन जी हैं, ट्रीवार्था हैं, और ये औसत वर्षा है। तो इसने क्या है, जो AW माना है, इसने भी AW माना है उसी क्षेत्र को। तो AW में आता है देखिए झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी, बारा। बूंदी नहीं आता इसमें, ध्यान रखें, बूंदी नहीं आता है। कोटा, झालावाड़ और बारा, तो ये क्षेत्र माना है इसने तो सेम माना है। और BSHW माना है, तो BS माना है इसमें, तो ये S आ रहा है, इसमें S आ रहा है। इसमें B के बाद W आ रहा है, इसमें W आ रहा है, यहाँ H आ रहा है, यहाँ भी H आ रहा है। तो देखिए इसको इसने माना है अर्धशुष्क प्रदेश, इसको माना है शुष्क प्रदेश। जो CWG है, तो इसने इसको काऊ माना है। तो इसका मतलब काऊ कहाँ चढ़ती हैं, मैदानों में। तो क्लियर है। तो इसका तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा। जो कोपेन का समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ गया 100%। और यहाँ वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो इन्होंने बताया है, देख लीजिए। AW जो क्षेत्र है, अब ये वो क्षेत्र है जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वर्षा ज़्यादा होगी, यहाँ सीधी सी बात है, समझे। जैसे तो ये जो झालावाड़ है तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है निश्चित रूप से। तो झालावाड़ वाला इलाका है, और बांसवाड़ा है, और ये क्या क्या बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ और बारा है, झालावाड़, ये क्षेत्र से आते हैं। तो यहाँ आपको पता है कि जो झालावाड़ है उसे राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा बताई इन्होंने। और इसके बाद में जो BSHW, तो ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने 30 सेंटीमीटर वर्षा मानी है, ये अर्धशुष्क क्षेत्र में। और शुष्क क्षेत्र मानी इन्होंने 10% वर्षा, कितनी मानी है, 10%। और CAW जो काऊ, जो मैदान है, गंगा तुल्य प्रदेश जिसे माना है, जो गाँव माना, यहाँ पे क्या 70 सेंटीमीटर वर्षा की अनुमान है। तो क्लियर है। अब देखिए अगला, देखिए इसने इस प्रकार से वर्गीकरण किया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। BWH है और BSH है, तो जहाँ H आ रहा है, जहाँ S आ रहा है, तो उसने वही माना है। तो ये इसने भी इसी क्षेत्र को सबसे बड़ा माना है। और CAW जो काऊ है यहाँ 70% माना है, और BS यहाँ 30 माना, और यहाँ पे यानी वर्षा का माध्यम 10 माना है, और इधर माना है 100, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। कितना माना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये देख रहे हैं, तो जो AW लिखा हुआ है ये सेम है। यहाँ पे क्या है, इसका बांसवाड़ा वाला इलाका, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा भी आ रहा है इसमें, और इधर है झालावाड़, बारा और कोटा का कुछ अंश आ रहा है, बाकी ज़्यादातर से झालावाड़ आ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए थॉर्नवेंट का वर्गीकरण, जो थॉर्नवेंट है इसका वर्गीकरण देख लीजिए। थॉर्नवेंट का जो वर्गीकरण है, राजस्थान की जलवायु को इसने भी 4 भागों में बांटा है, और इसने जो आधार माना है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, इसने 3 मुख्य रूप से इसने तापमान पर ध्यान दिया है। देखो फिर से सुन लीजिए, अगर बात करते हैं हम सामान्य वर्गीकरण की, तो माध्यम माना गया था वर्षा। अगर बात कर रहे हैं हम कोपेन महोदय की, तो कोपेन ने माना था माध्यम, कोपेन ने माना था वनस्पति, क्योंकि वनस्पति वैज्ञानिक था वो। और उसके जो शिष्य हैं ट्रीवार्था, और ट्रीवार्था ने माना वर्षा को माध्यम माना है। और थॉर्नवेंट ने तापमान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन वाष्पीकरण और वर्षा को भी इसने सम्मिलित किया है, कि इन्होंने माना कि तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो पानी ऊपर जाएगा वाष्पीकरण के माध्यम से, और फिर वर्षा होगी। इस तरह से माना, तो मुख्य माना इसने तापमान। क्लियर है। अब देखिए, तो इसने क्या है, इसी प्रकार से फिर इसने माना है। देखिए इसने क्या बताया है कि देखिए यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु यहाँ नहीं पाई जाती, ऐसे कोई जिक्र नहीं किया, आर्द्र जलवायु को नहीं किया। तो यहाँ पे उप आर्द्र, शुष्क और अर्धशुष्क और शुष्क, इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इन्होंने क्या है, अपना जो वर्गीकरण किया इसी तरह से किया। देखिए जरा इनके वर्गीकरण को, इस तरह से बांटा है इन्होंने। हालांकि पहले आप इसको देखिए, तो इसने किस किस को माना है, तो ABCDE, तो यहाँ पर A और B प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती थॉर्नवेंट के अनुसार। ये आप कान खोल कर सुन लेना, पेपर में प्रश्न करने के तरीका है कि A और B है, जो इसे आप क्या मान लेंगे कि इसे थॉर्नवेंट ने माना ही नहीं है, A और B को। तो क्या माना उसने, C, D और E। सी, अब देखो C को क्या माना उसने, देखो C को क्या माना है, D को क्या माना है, B को क्या माना है, A को क्या माना है। तो इसने, अब देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए W का मतलब क्या है, विंटर ड्राई, और W का मतलब, और D का मतलब है वर्ष भर शुष्कता, और B और A का हमारे यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब देखिए, तो ये जो इन्होंने अपना वर्गीकरण किया है, यहाँ पर देखिए ये वर्गीकरण किया है इसने,
ये क्या है EAD, तो शुष्क जलवायु जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो यहाँ पे तो इसने क्या बताया कि जहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है वहाँ एक और डी को सम्मिलित किया है। क्लियर है। और जहाँ पे इस प्रकार की पाई जाती है ये वाली DBW, तो ये क्या है अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, जो गंगानगर वाले इलाका शामिल किया है। और एक अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु इसने क्या है DAW को बांटा है, लेकिन इसने जो मैदानी प्रदेश है उसका विस्तार नहीं किया है। जो ये अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है इसी में से संलग्न कर दिया है। और CA जो W है ये इसने भी सेम माना है। उप आर्द्र जलवायु, इसका विस्तार बागड़, हाड़ौती और माउंट आबू क्षेत्र में होता है। अब देखो ये CAW, इसका विस्तार किया हमने, विस्तार देख लीजिए। उप आर्द्र जलवायु विस्तार हाड़ौती, कोटा, बारा, झालावाड़, बांगड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आबू आदि क्षेत्र को शामिल किया गया है। और DAW में क्या शामिल किया है इसने, DAW में अर्ध शुष्क जलवायु विस्तार ABCD, देखिए इसका विस्तार कहाँ है ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, फिर ABCD अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, देखो C4 चित्तौड़गढ़ है, A4 अजमेर, B4 भीलवाड़ा, C4 चित्तौड़गढ़ और D4 दौसा। और RSTU राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। इसमें क्या जो ये वाला क्षेत्र सबसे बड़ा माना है DAW ऐसे याद कर लेना। तो थानवेंट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है DAW, तो इसे मोस्ट लिख लेना, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं है। और बाकी कोपेन का वर्गीकरण आपने अगर याद कर लिया 100% वहीं से आएगा। अब देखिए DBW अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु विस्तार है बीकानेर, चूरू, गंगानगर। और EAD यानी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर है। और अब देखिए जलवायु ऋतु वर्गीकरण, तो इसे और देख लीजिए थोड़ा सा, जलवायु का जो ऋतु का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार रहता है। तो ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ऋतु वर्गीकरण मुख्यतः 4 भागों में किया जाता है ऋतुओं का वर्गीकरण, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ये क्या है, देखिए ग्रीष्म ऋतु कब होती है, मार्च और जून में। कब होती है ग्रीष्म ऋतु, मार्च में और जून में। तो देखिए मार्च और जून में तो रहती है ग्रीष्म ऋतु। इस समय क्या चलती है, लू, आंधियाँ चलती हैं और क्या आते हैं, भभूले आते हैं। क्लियर है। वर्षा ऋतु ये जून से सितंबर में रहती है। और जून से सितंबर में क्या है, मानसून का यानी आगमन होता है। जून में क्या आते हैं, मानसून आते हैं। और जो सर्द काल है इसे अक्टूबर नवंबर के महीने में गिना जाता है। इसे मानसून का निवर्तन काल, मानसूनों का लौटना, मानसूनों का प्रत्यावर्तन कहलाता है। क्लियर है। और इधर क्या है, शीत ऋतु है। शीत ऋतु क्या है, ये दिसंबर से मार्च के महीने में आती है और इस समय मावट आती है। तो आप लोगों को कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मावट का काल रहता है शीतकाल, या शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, भूमध्य चक्रीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा, सब मावट के लिए क्वेश्चन आता है। मानसून लौटता कब है, अक्टूबर नवंबर में। इसको समय दिया गया है, देखिए इसको कब समय दिया गया है, अक्टूबर नवंबर से मानसून का लौटना कहते हैं, या इसे अक्टूबर की हीट, कार्तिक हीट, या इसे कार्तिक मास की उमस भी कहा जाता है सर्द ऋतु में। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें दिया गया है कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें थोड़ा सा समझाया है, ये देख लीजिए। जो ग्रीष्म ऋतु है यहाँ पे क्या है, लू चलती है। देखिए ग्रीष्म ऋतु की गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। हवाओं के गर्म होकर फैलने की क्रिया को अभिवहन के कारण क्षैतिज प्रभाव होता है। देखो इस तरह चलती है क्षैतिज, इधर से इधर, इधर से इधर, और ऊपर चलेगी तो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और ये मुख्यतः कहाँ चलती हैं, बाड़मेर में। लू की बात कर रहे हैं, मुख्यतः बाड़मेर में। ये भी प्रश्न आता है कई बार। आंधी, आंधी के बारे में बात करो थोड़ा सा। जो आंधी है तो धूल, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधी, आर्द्र हवाओं को आंधी कहा जाता है। उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पे भभूले टाइप का आता है कि नहीं आता है। और सर्वाधिक जो आंधियाँ हैं वो गंगानगर में चलती हैं 27 दिन। पढ़ा होगा ना आपने, हाँ ठीक है। भभूल्या, अब भभूल्य क्या है, ये बीकानेर में सर्वाधिक आते हैं भभूल्या। देखियो यानी ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व चक्रवाती हवाएं भभूलियाँ कहलाती हैं। तो ये भभूलियाँ इस प्रकार का, 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 ये क्या भभूलियाँ है। और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर में। तो कोई खास नहीं है, आप इनको जानते भी मेरे हिसाब से। तो अब देखिए ये कुछ फैक्ट हैं, इनको जान लीजिए थोड़ा सा। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है, तापमान चूरू में। और स्थान कौन सा, जिला तो है चूरू, और स्थान कौन सा है, फलोदी, जोधपुर। तापांतर, सर्वाधिक तापांतर कहाँ रहता है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दैनिक तापांतर की बात करता है तो जैसलमेर, और वार्षिक तापांतर की बात करता है तो चूरू। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना जून का, कौन सा महीना, जून का। वर्षा ऋतु, मानसून। अब देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे अगले वीडियो में मानसून की। तो मानसून किस भाषा का शब्द है, और मानसून शब्द के जनक, मानसून के जनक कौन माने जाते हैं,
इस सब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जलवायु का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही साथियों, मौका मिलेगा तो कल आपको ज़रूर वीडियो देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।